हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी आईएएस मेंस के हिसाब से क्लास होगी। हम आईएएस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आज हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक है पेपर फर्स्ट का। ठीक है, लोक प्रशासन में हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। दो पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल, फर्स्ट और सेकेंड। उसमें पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज बिल्कुल न्यू टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10। उसका नाम है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। पब्लिक पॉलिसी को समझेंगे कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में पब्लिक पॉलिसी होती क्या है। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से मैं डिस्क्राइब करूंगा। हर एक टर्म को आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। आप वीडियो को अच्छी तरह से सुने, देखें और प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए, लिखते हुए अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। क्योंकि आईएएस मेंस का एग्जाम आपका रिटन एग्जामिनेशन है, लिखने वाला एग्जाम है। क्वेश्चन का आंसर आपको एक निश्चित टाइम पीरियड में लिखना पड़ेगा। इसलिए आप पूरी ईमानदारी, मेहनत और तत्परता से आप अपनी प्रिपरेशन करें, पूरी उत्सुकता से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, सिलेबस को लेकर साथ में बैठें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। मैं वैसे यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लोक नीति, और इसके स्टडी में हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। बिल्कुल बिंदुवार चर्चा होगी, हर बिंदु, हर टर्म को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये आईएएस मेंस में लोक प्रशासन जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है, उसमें पेपर फर्स्ट जो पर्सनल है उसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये पेपर फर्स्ट आपका 250 नंबर का होगा, और ये रिटर्न एग्जामिनेशन है। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, एक निश्चित टाइम पीरियड में क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए, लिखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करें। ठीक है, तो लोक नीति क्या है इसको हम अच्छी तरह समझेंगे यहाँ कि लोक नीति एक्चुअल में होती क्या है। पब्लिक पॉलिसी, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है। लोक यानी लोग, लोगों, पीपल, नीति यानी जो पॉलिसी, यानी लोगों के कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वही लोक नीतियां कहलाई जाती है। सरकार जनता के कल्याण और समृद्धि के लिए जो नीतियां तैयार करती है वही लगभग लोक नीतियां कहलाती है। तो लोक नीति से तात्पर्य, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि लोक नीति का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी को हम अच्छी तरह से समझेंगे। लोक नीतियां भी सरकार के समान प्राचीन है। लोक नीतियां सरकार के समान तानाशाही, मतलब सरकार के समान प्राचीन है। जैसे सरकार प्राचीन है, वैसे लोक नीतियां भी बहुत प्राचीन पद्धति है। बहुत पुराने सिस्टम से लोगों के कल्याण के लिए कोई कोई नीतियां तैयार होती रही है, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम हो, चाहे राजा महाराजा का टाइम हो, चाहे अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है उसका टाइम हो, हमारा जो राजतंत्र है उसका टाइम हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिस्टम है उसमें जो भी है, लोक नीतियां बहुत प्राचीन पद्धति है, बहुत प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट राजतंत्र। राजतंत्र यानी राजाओं का तंत्र। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का मतलब ये होता है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे ब्रिटिश टाइम में राजा महाराजा को जो टाइम था वो एक तरह से कुलीन तंत्र कहलाता था। तानाशाही, तानाशाही भी कह सकते हैं, जैसे फूट डालो राज करो वाली नीति, वो वाला सिस्टम है। लोकतंत्र सरकार का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, अर्थात जहाँ कहीं भी सरकारें रही हैं वहाँ लोक नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन हुआ है। यानी जहाँ जहाँ सरकारें रही है वहाँ लोक नीतियों का निर्माण होता रहा है, लोक नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन होता रहा है। यानी जनता के कल्याण के लिए लोक नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हमेशा से होता रहा है। ठीक है, यानी सरकार जनता की समृद्धि और कल्याण के लिए ही लोक नीतियां तैयार करती है। लोक नीति एक तरह से एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है, उसमें सारे लोग मिलकर काम करते हैं और उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तब जाके जनता सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जनता की अनेक समस्याओं एवं मांगों के समाधान के लिए सरकार जो नीतियां बनाती है लोक नीतियां कहलाती है। लेकिन लोक नीति की परिभाषा यही होती है, जनता की खूब डिमांड होती है, उनकी जनता की अनेक डिमांड, उनकी समस्याओं, उनके समाधान के लिए जो नीतियां तैयार की जाती है उसी को लोक नीति के नाम से जाना जाता है, पब्लिक पॉलिसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए लोक नीतियां की क्या क्या डेफिनेशन है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से लोक नीति की विभिन्न परिभाषाएं दी है। लोक प्रशासन के जो प्रख्यात विद्वान हैं उन्होंने लोक नीति को परिभाषित किया है अपने अपने हिसाब से। तो वो सब विद्वानों की अपन अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन उनका एक बात याद रखिए, कंक्लूजन, निष्कर्ष एक ही होगा। लोक नीति का निष्कर्ष
एक ही होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी की अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, अपने अपने हिसाब से उनको डेफिनेटेड किया है। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार, लोक प्रशासन के जो प्रख्यात विद्वान हैं, उनके अनुसार लोक नीति की क्या क्या डेफिनेशन होती है, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। आप अच्छी तरह से सुने, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, हर टर्म को अच्छी तरह से समझें, ठीक है। तो सबसे पहले जो विद्वान है वो है कार्ल जे फ्रेडरिक। इनको हम 1 नंबर नाम दे देते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार लोक नीति की क्या डेफिनेशन होती है, उसको देखिए आप। लोक नीति निश्चित वातावरण के अंतर्गत एक व्यक्ति, समूह अथवा सरकार की क्रियाविधि की प्रस्तावित प्रक्रिया है। लोक नीति क्या है? एक निश्चित वातावरण के अनुसार, एक निश्चित क्लाइमेट होता है, उसमें एक समूह, एक सरकार, उसकी क्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक व्यक्ति, इसमें सबसे पहली कंडीशन कोई ग्रुप हो सकता है, समूह हो सकता है, अथवा सरकार हो सकती है। इसकी सामूहिक कोई एक प्रक्रिया, क्रियाविधि है, यही लोक नीति कहलाती है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने यही कहा है, ठीक है। यानी सरकार का सामूहिक प्रयास है, समूह में प्रयास है, यही लोक नीति है, जो अवसर एवं रुकावटें प्रदान करती है, जो अवसर एवं रुकावटें प्रदान करती है। लोक नीति हमेशा अवसर प्रदान करती है और रुकावटें प्रदान करती है। यानी समूह में हम कोई काम करते हैं तो उस समय हमें कई बार के अवसर भी आते हैं अच्छे, कई बार कोई रुकावट, व्यवधान भी पैदा होती है। हम किसी काम को करते हैं तो उसमें रुकावटें भी हो सकती है, व्यवधान भी पैदा हो सकता है, कोई अच्छे ओकेजन भी मिल सकते हैं, ठीक है। जिसे नीति एक उद्देश्य की पूर्ति अथवा लक्ष्य की प्राप्ति संबंधित प्रयत्न हेतु उपयोग में लाती है। नीति का क्या काम है? नीति ये होती है, नीति एक तरह से कह सकते हैं एक उद्देश्य है, एक एम है, एक एम बना के फिर उसको, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, वही नीति है। जो हमारा प्रयास है, प्रयत्न है, वही नीति है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने यही कहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेकंड विद्वान है, सेकंड नंबर विद्वान है, उनका नाम है रॉबर्ट आइंस्टाइन। अब रॉबर्ट आइंस्टाइन लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान हैं, ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। उन्होंने लोक नीति को परिभाषित किया है। उन्होंने क्या कहा है? लोक नीति क्या है? लोक नीति एक निर्णय नहीं, बल्कि ये क्रिया की एक प्रक्रिया है, तो प्रतिरूप है, ठीक है। लोक नीति सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता है, पब्लिक पॉलिसी सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता है, ये क्रिया की एक प्रक्रिया है। यानी कोई भी एक प्रोसेस है, उसमें ही एक अंदर प्रोसेस है, यानी बहुत ही माइनर प्रोसेस है। लोक नीति एक बहुत ही माइनर प्रोसेस है, माइनर डिसीजन है, सिर्फ एक डिसीजन ही नहीं है, एक क्रिया का प्रतिरूप ही है, ठीक है। ये रॉबर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। थर्ड जो विद्वान है वो है डिमॉक। 3 नंबर नाम देते हैं। देखिए, डिमॉक ने क्या कहा? डिमॉक ने नीतियों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नीतियां क्या होती है? नीतियां सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम हैं जो प्रशासकीय निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करती है। नीतियां वह होती है जो प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए उनके मार्ग को प्रशस्त करती है, उनके मार्ग को आसान बनाती है। नीतियां वही है, नीतियां इतनी सही तरीके से बनाई जाती है कि प्रशासन उसको सही तरीके से रोटेट करे। प्रशासन उसको जब काम में लेता है, जनता के कल्याण के लिए जब प्रशासन काम करता है, तो उसमें नीतियां सही तरीके से काम में आती है, सही तरीके से चलता है, वही नीति है, ठीक है। तो ये 2-3 विद्वान हैं, इन्होंने लोक नीति को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, और आगे भी देखते हैं अगर कोई विद्वान है तो उनकी क्या परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए, लोक नीति से रिलेटेड आगे और इसमें क्या बताया गया है, लोक नीति की और क्या क्या डेफिनेशन में बताई गई, उसको हम अच्छी तरह समझते हैं। पब्लिक पॉलिसी, इसलिए नीति एक और तो लक्ष्य या उद्देश्यों से, और दूसरी ओर कार्य संचालन के लिए उठाए गए कदमों उसमें भिन्न होनी चाहिए। देखिए, नीति एक लक्ष्य तो है ही है, एक उद्देश्य तो है ही है, लेकिन लक्ष्य बनाकर फिर कार्य करना और कार्य संचालन के लिए उठाए गए कदम है, कोई भी काम को करने के लिए हम कोई कदम उठाते हैं, कोई लक्ष्य, ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। कार्य संचालन करना, एक लक्ष्य बनाना, एक उद्देश्य बनाना, ये नीति है, लेकिन दोनों में बहुत ही भिन्नता है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। नीति न कोई स्थिर वस्तु है और नहीं ये अस्थायी होती है, बिल्कुल सही बात है। जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो ना तो स्थिर वस्तु है, ना ही स्थायी होती है, क्योंकि इसमें चेंजेस तो नहीं होते क्या। एक फिक्स पब्लिक पॉलिसी बना दी जाती है, एक फिक्स नीति बना दी जाती है कि इस नीति के अकॉर्डिंग ये काम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, लेकिन अस्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, यह है
गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रहती है। बिल्कुल, नीति क्या है, गतिशील तो रहती है, बिल्कुल मूवमेंट होता रहता है इसमें, और निरंतर इसमें कोई कोई परिवर्तन होता रहता है। समय के अकॉर्डिंग कोई कोई परिवर्तन नीतियों में होता रहता है, क्योंकि कभी आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमें उस पॉलिसीज में चेंज करना पड़ता है, नीति को चेंज करना पड़ता है, फिर वो हमें काम करना पड़ता है, जब जाके वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जब उद्देश्य बदलते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा परिस्थितियों में भिन्नता आती है, तो तदनुसार नीति का निर्धारण किया जाता है। देखिए, नीति का निर्धारण कब किया जाता है, नीति को कब सेट किया जाता है, 2-3 कंडीशन में सेट किया जाता है। सबसे पहला, जब आपने कोई एम निर्धारित किया है, वो एम बदलता है, उद्देश्य बदलता है, या फिर पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आता है, परिवर्तन होता है, या फिर परिस्थितियों में भिन्नता आती है। थर्ड नंबर, ये 2-3 बातें हैं, उद्देश्य बदलता है, या पर्यावरण में परिवर्तन आता है, या परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, तो नीति का निर्धारण किया जाता है, उस समय नीति पॉलिसीज को सेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, ये जो उपरोक्त डेफिनेशन हमने जितनी भी पढ़ी है पब्लिक पॉलिसीज की, इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि लोक नीतियां सिर्फ सरकारी निर्णय है। देखिए, उपरोक्त परिभाषा जो जितनी हमने पढ़ी है लोक नीति के बारे में, इन सब लोक नीति की परिभाषाओं से ये डिस्कस निकलता है कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट डिसीजन है, सरकारी निर्णय है। देखिए, पब्लिक पॉलिसीज जनता के कल्याण के लिए, इसके नाम से स्पष्ट है, जनता के कल्याण, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार की जाती है, समस्याओं के समाधान के लिए पब्लिक नीतियां बनाई जाती है। तो पब्लिक नीति एक तरह से सरकारी निर्णय ही है। अब देखिए, कोई प्राइवेट सेक्टर होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें भी मैनेजमेंट कमेटी कोई नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो जो कंपनी है वो रन करती है, मैनेजमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग वो रन चलती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एक अलग मतलब है, गवर्नमेंट सेक्टर का एक अलग मतलब है, क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक नीति इज द रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, जो कुछ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गतिविधियों के परिणाम के रूप में सामने आती है। देखिए, जो भी कुछ लक्ष्य हैं या उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी गतिविधियों के परिणाम के रूप में सामने आते हैं, जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं, जो भी उद्देश्य बनाते हैं, जब वो पूर्ण होता है तो वो एक सरकारी गतिविधि है। सरकारी गतिविधियों की जो लास्ट में आउटपुट में मिलता है, वही एक पॉलिसी का सही रूप है, एक पब्लिक पॉलिसी का सही रूप है। अगर देखा जाए तो जो सरकारी नीतियां हैं, जो सरकारी उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, वो लास्ट में जो हमें आउटपुट मिलता है, वही पब्लिक पॉलिसी है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान ले और समझ ले। ठीक, अब देखिए, पब्लिक पॉलिसीज को और अच्छी तरह से आप समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आईएएस मेंस के हिसाब से लोक प्रशासन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको समझें और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए, इसमें आगे क्या बताया गया है नीति के बारे में। नीति एक ऐसे ढांचे का निर्धारण करती है जिसके माध्यम से संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या बताया गया है, नीति एक ऐसे ढांचे का निर्धारण करती है जिसके माध्यम से जो संगठन के जो उद्देश्य है, संगठन में रहकर जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, उनको प्राप्त किया जाता है नीति के माध्यम से। यानी एक संगठन में रहकर, जो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो एफर्ट्स लगाया जाता है, वही नीति है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। यानी संगठन में रहकर काम करना ही नीति कहलाती है। संगठन में रहकर हम जो सामूहिक प्रयास करते हैं, वही नीति कहलाती है। ठीक है, नीति प्रत्येक प्रबंध के लिए पूर्ण अपेक्षित शर्त है। देखिए, नीति प्रत्येक प्रबंध के लिए, कोई भी मैनेजमेंट कमेटी है, उसके लिए एक अपेक्षित कंडीशन होती है, एक अपेक्षित शर्त होती है। उस अपेक्षित शर्त को हम पूरा करते हैं, वही नीति कहलाती है। इस बात को विशेष ध्यान रखें, अपेक्षित शर्त को पूरा करना वही नीति कहलाती है। ठीक है, अतः नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन की केंद्रीय प्रक्रियाओं में से एक है। जो नीति निर्माण है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो शासन की प्रक्रियाओं में से एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक है ना, ठीक है ना। नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन की जो केंद्रीय प्रक्रिया है, जो शासन की केंद्रीय प्रक्रियाएं हैं, उनमें से एक है। नीति निर्माण शासन की केंद्रीय प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, नीतियां उद्देश्य को निश्चित अर्थ प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, हम नीति बनाते हैं, एक उद्देश्य बनाकर हम नीति बनाते हैं, वो उद्देश्य को सही अर्थ प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सही तरीके से हम नीति को फुलफिल करते हैं, तो उसका सही तरीके से मीनिंग निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है, नीतियां उद्देश्य को एक सही अर्थ प्रदान करती है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ठीक है,
नेक्स्ट, किसी भी संगठन के उद्देश्य प्राय सामान्य भाषा में लिखे रहते हैं। बिल्कुल किसी भी जो संगठन के उद्देश्य हैं वो बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे रहते हैं जो हर किसी को समझ में आ जाते हैं, और फिर वो अच्छी तरह से प्रयास करते हैं, अच्छी तरह से उसमें जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी लोग होते हैं, जो भी लोग उसमें काम करते हैं, जो भी पब्लिक सर्वेंट जो लोग होते हैं, वो उसको अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को समझ के उस पर काम करते हैं, और उनको वो लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। जितनी अच्छी तरह से वो लैंग्वेज उनको समझ में आएगी उतना ही वो अच्छा काम कर पाएंगे संगठन में रहकर। वही नीति, ठीक है। नीतियां इन्हीं उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान करती है। बिल्कुल नीतियां इन्हीं उद्देश्यों को अच्छा रूप प्रदान करती है, क्योंकि जो उद्देश्य सही होते हैं, अगर आपका उद्देश्य सही है तो नीति भी सही बनेगी और आपका काम भी सही होगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और यही सरकारी निर्णय है, गवर्नमेंट डिसीजन होता है, ठीक है। अब देखिए पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड ही आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पब्लिक पॉलिसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसके लक्षण है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी के क्या क्या लक्षण है, उन लक्षणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आप अच्छी तरह से समझें। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या है, लोक नीति के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन में क्रियाविधि का एक सुक्रमित ढांचा या प्रक्रिया भी शामिल है। देखिए लोक नीति में दो तीन बातें शामिल की गई है। एक तो सबसे पहली बात है लोक नीति का जो सूत्रीकरण है, सबसे पहली बात सूत्रीकरण, फॉर्मूला, और उसका कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन। क्रियाविधि का एक सुक्रमित ढांचा है, सुक्रमित ढांचा है या फिर प्रक्रिया है, ठीक है। ये तीन चार बातें लोक नीति में शामिल की गई है। सूत्रीकरण यानी विभिन्न फॉर्मूले से लोक नीति को सेट किया जाता है, उसके बाद में लोक नीति को तैयार किया जाता है, फिर उस लोक नीति को इंप्लीमेंट यानी कार्यान्वयन किया जाता है, ठीक है। फिर क्रियाविधि का एक सुक्रमित ढांचा या प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें लोक नीति की प्रक्रिया क्या क्या प्रोसेस होता है वो सारा चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। ये सबसे पहला लक्षण है। और इसमें क्या बताया गया है, इसके लिए महत्वपूर्ण सरकारी अभिकरणों जैसे कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स जो लोग आते हैं, जो कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी, जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारा सिस्टम है देश का। फिर विधायिका जिसमें विधेयक का निर्माण होता है, कानून का निर्माण होता है, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, ठीक है। फिर है आपका नौकरशाही जिसमें ब्यूरोक्रेट, जिसमें सारे ऑल इंडिया लेवल का ऑफिसर्स आते हैं। नौकरशाह मतलब जो सरकार के नौकर है वो आते हैं, नौकरशाह सारे अधिकारी लोग इसमें आते हैं। एवं न्यायपालिका जिसमें सारे जजेस, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इसमें शामिल किया जाता है, के बीच घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक क्रिया की आवश्यकता है। देखिए इसके लिए जो दो तीन बातें हैं, हमारी जो कार्यपालिका है सबसे फर्स्ट, या जो हमारी विधायिका है, जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारी न्यायपालिका है, इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध और बेटर तालमेल होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके वो नीति सही फुलफिल होती है और वो नीतियां सही तरीके से जनता के कल्याण के लिए जनता तक पहुंच पाती है, जनता को समर्पित हो पाती है, जनता उनका सही तरीके से लाभ प्राप्त कर पाती है, और ये एक तरह से सही तरीके से सरकारी डिसीजन होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सरकारी डिसीजन कब सही होगा, जब इन दो तीन जो चार बातें मैंने आपको बताई है उसमें आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में तालमेल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर लक्षण है वो क्या है, लोक नीतियां लक्ष्य प्राप्ति की ओर अभिमुख होती है, जो सरकार की योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात लिखी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोक नीतियां क्या होती है, एक निश्चित लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं, जो भी लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, और सरकारी योजनाओं को ये स्पष्ट और निश्चित रूप से बताती है, सरकारी योजनाओं को ये विस्तारित और सही तरीके से एक्सप्लेन करती है, यही लोक नीति है। ये सब सेकंड नंबर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक से लक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। देखिए लोक नीति का अगला लक्षण क्या है, थर्ड नंबर लक्षण क्या है, लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में करने का निश्चय करती है या करना पसंद करती है। बिल्कुल लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में करती है या वास्तव में करना पसंद करती है। यानी लोक नीति को आप एक तरह से कह सकते हैं फिक्स एक कानून है, फिक्स एक कानून का रूप है जिसको सरकार को करना ही पड़ता है, और सरकार इसको वास्तव में करना भी पसंद करती है और करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जनता की समस्याओं और जनता के कल्याण को समर्पित होती है लोक नीति, ठीक है। उन्हीं के लिए पब्लिक पॉलिसीज तैयार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये एक निश्चित प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत सरकारी वर्ग का राजनीतिक वातावरण के विशिष्ट कार्य क्षेत्र से संबंध को दर्शाती है। लोक नीति क्या काम करती है, लोक नीति में
एक निश्चित प्रशासनिक सिस्टम होता है। ये एक तरह से निश्चित प्रशासनिक सिस्टम है। प्रशासन को चलाने का एक निश्चित प्रशासनिक सिस्टम है लोक नीति। एक लोक नीति एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो भी सरकारी वर्ग है, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका राजनीतिक वातावरण यानी पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, उसके विशेष कार्य क्षेत्र से संबंध को दर्शाती है। यानी आपस में पॉलिटिकल वातावरण का और सरकारी वर्ग का आपस में क्या संबंध है, उस विशेष संबंध को ये दर्शाती है लोक नीति। ठीक है, यानी लोक नीति एक तरह से एक बिल्कुल सही तरीके से बनाया हुआ सिस्टम है जो सही तरीके से रेगुलेट होता है। एक सरकारी सिस्टम है, एक प्रशासनिक सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए अनेक रूप हो सकते हैं, इसके अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे कानून है नंबर फर्स्ट, लोक नीति एक तरह से इसको कानून भी कह सकते हैं। अध्यादेश से कोई भी ऑर्डिनेंस जो पास होता है उसको भी कह सकते हैं। एक जुडिशियल डिसीजन होता है, न्यायिक निर्णय। इनको दो तीन बातों से आप इंडिकेट कर सकते हैं, चाहे वो अध्यादेश हो, चाहे न्यायिक निर्णय हो, चाहे आपका कानून हो। लोक नीति को आप इसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो लक्षण क्या है, लोक नीति सामूहिक रूप से अधिकारियों के कर्मचारियों की क्रियाकलापों की प्रक्रिया है, न कि इनका पृथक निर्णय। बिल्कुल, लोक नीति एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक रूप से अधिकारियों व कर्मचारियों का क्रियाकलाप है। सामूहिक रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों का एक प्रोसेस है, सामूहिक रूप से किया गया उनका क्रियाकलाप है, नहीं कि एक पृथक निर्णय, अलग निर्णय नहीं है। सामूहिक रूप से किया गया प्रयास लोक नीति, क्योंकि ये सरकारी काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा लक्षण, लोक नीति को कानून एवं सत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, जब लोक नीति बनती है, सरकारी निर्णय जो बनता है, सरकारी जो नीति बनती है, उसको कानून का समर्थन भी प्राप्त रहता है और सत्ता का समर्थन भी उसको विशेष रूप से प्राप्त रहता है। लोक नीति को दोनों ही, कानून का भी सपोर्ट रहता है और सत्ता का भी सपोर्ट होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जो पांचवा लक्षण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोक नीति को कानून एवं सत्ता का समर्थन विशेष रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए पब्लिक पॉलिसीज का जो छठी विशेषता क्या है उसको आप अच्छे से समझिए। छठी विशेषता ये है कि लोक नीति सकारात्मक है। देखिए लोक नीति सकारात्मक भी है तो नकारात्मक भी है, दोनों के अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग बात है। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे कि लोक नीति सकारात्मक कैसे है तो लोक नीति नकारात्मक कैसे है। अब सकारात्मक पोजीशन में क्या होता है, ये सरकार की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के कार्य में संलग्न है। लोक नीति क्या करती है, सरकार की जो विशेष समस्याओं के समाधान के लिए कार्य में संलग्न रहती है। लोक नीति क्या करती है, जो सरकार की विशेष समस्या होती है उनके समाधान को निकालने के लिए वो कार्यरत रहती है। हमेशा उस समस्याओं के समाधान को निकालने के लिए कार्यरत रहती है। ये तो है सकारात्मक पोजीशन। अब देखिए नकारात्मक पोजीशन कैसे है, ये नकारात्मक कैसे है लोक नीति, क्योंकि इसमें कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार की कार्रवाई न करने संबंधी निर्णय भी शामिल है। देखिए ये नकारात्मक इसलिए है क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। लोक नीति पे कुछ ऐसे विशेष मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं करती है। कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, कुछ विशेष समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी नहीं करती है, इसलिए यह नकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए लोक नीति निर्माण की विशेषता, अगर एक नया टॉपिक आया है आपका, लोक नीति निर्माण, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की क्या क्या विशेषता है, उन विशेषता को हम क्रमबद्ध रूप से अच्छी तरह समझेंगे, क्रमबद्ध रूप से स्टडी करेंगे, वन बाय वन एक एक विशेषता को अच्छी तरह से समझेंगे कि लोक नीति निर्माण की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहली विशेषता, एक नंबर नाम दे दो इसमें, एक जटिल प्रक्रिया, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। अब जटिल प्रक्रिया कैसे है, कुछ ऐसे तत्व भी कार्यशील होते हैं जिनका पता नीति निर्धारकों को भी नहीं होता है और इनका पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल, कुछ ऐसे तत्व भी, कुछ ऐसे एलिमेंट भी उसमें शामिल होते हैं जब नीति निर्धारण करते हैं, तो उसमें जो नीति निर्धारक होते हैं उनको भी पता नहीं लगता है कि ये कौन कौन से एलिमेंट है। इसलिए ये जो नीति निर्धारण है, ये नीति निर्माण है, ये एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सारे एलिमेंट का हमें पता नहीं लगता और इसमें कौन कोई फॉल्ट नहीं पता, और फॉल्ट रहेगा तो इसमें सीधा सा जनता को नुकसान होगा। पॉलिसी मेकिंग में कौन कोई फॉल्ट रहेगा तो वो जनता को नुकसान होगा, इसलिए ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए हम पब्लिक पॉलिसीज की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो इसकी जो सेकंड नंबर विशेषता है वो क्या है, परिवर्तनगामी प्रक्रिया। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, कोई कोई परिवर्तन इसमें होता रहेगा, परिवर्तन प्रोसेस में चलता रहेगा। अब देखिए परिवर्तनगामी प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसको समझिए।
इसमें ऐसा होता है कि जो परिवर्तित होती परिस्थितियों से प्रभावित मुद्दे, समय एवं समाज के लोगों की इसमें शामिल तत्वों की सक्रियता या भागीदारी में अंतर आता है। देखिए, परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग पहले आपने सेट की हुई है, उसमें परिवर्तन भी आएगा, उसमें कोई चेंजेस, कोई अंतर भी आएगा, कोई डिफरेंस भी आएगा। उस डिफरेंस का सीधा असर हमारी गवर्नमेंट और जनता पर पड़ेगा, सीधा असर डायरेक्टली इफेक्टेड टू पीपल। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। थर्ड नंबर जो विशेषता है वो है उपसंरचना का योगदान। अब देखिए, उपसंरचना का योगदान से क्या तात्पर्य है। इसमें ऐसा है कि प्रत्येक उपसंरचनाओं का लोक नीति निर्माण में योगदान भिन्न भिन्न समाजों पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक उपसंरचनाओं का जो लोक नीति निर्माण है वो भिन्न भिन्न समाजों पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग समाजों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। थर्ड नंबर जो विशेषता है, फोर्थ नंबर, निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया सबसे अहम होती है। जो डिसीजन प्रोसेस है वो लोक नीति में सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि फाइनल, बहुत से लोगों ने ये बात कह दी, लेकिन फाइनल डिसीजन करना कि ये फाइनल डिसीजन होगा और यही हमारी पब्लिक पॉलिसी होगी, ये बहुत ही अहम होता है। ठीक है, नीति निर्माण में निर्णय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही बाद में नीति के रूप में परिणित होती है। बिल्कुल सही बात है, नीति निर्माण में डिसीजन सबसे अहम रोल अदा करता है, सबसे अहम भूमिका डिसीजन की रहती है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ दो चार विशेषताएं हमारी होगी, और भी विशेषताओं की हम स्टडी आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। आज हमने जो लोक प्रशासन में पेपर फर्स्ट का आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10 पब्लिक पॉलिसीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पब्लिक पॉलिसीज का क्या मीनिंग होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, उसको हमने अच्छे से समझा। फिर पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, हर विद्वान की अलग अलग डेफिनेशन को हमने समझा। फिर पब्लिक पॉलिसीज के क्या क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों को देखा। फिर पब्लिक पॉलिसीज की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझा। यानी बहुत अच्छी आज हमारी क्लास हुई है, डिटेल क्लास हमारी पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर हुई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा, समझा होगा, उसके बाद में प्रिपरेशन की होगी, अच्छी तरह समझे और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आपका लोक नीति पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और आप हमेशा निरंतर कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी प्रिपरेशन में, जब जाके आपकी प्रिपरेशन सही होगी। कंटिन्यू वीडियो को देखें और कंटिन्यूटी से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो, नए टॉपिक साथ फिर मिलेंगे। ओके।